हेलो गाइस, हाउ आर यू? माय नेम इज नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीएचयू एमएससी 2020 के कुछ सैम्पल प्रॉब्लम जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू एंट्रेंस जो होने वाला है 2020 एमएससी फिजिक्स के लिए, वो काफ़ी अनसर्टेन है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एंट्रेंस जुलाई तक जा सकता है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें लेटेस्ट अपडेट बीएचयू एंट्रेंस जानने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो मैंने पेपर उठाया है ये उत्तराखंड पीएससी का, यूके पीएससी का पेपर है, ठीक है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है, राइट। तो उसको, उसके प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। तो ये इसके कुछ प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी यूजफुल्स हैं और कुछ डायरेक्ट प्रॉब्लम बीएचयू एंट्रेंस में भी पूछे गए हैं। तो जो भी प्रॉब्लम आपके लिए यूजफुल होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, लेकिन मैं सारे के आंसर आपको बता दूंगा जो प्रॉब्लम हो सकता है कि अपकमिंग एग्जाम में आ जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड एज। देखिए, किसी भी एनर्जी के जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है उसको आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ ई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी। ई का वैल्यू रख दीजिए माइनस आई एच का डेल बाई डेल टी इंटू ई टू पावर आई ओमेगा टी। ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, साई एच साई, ठीक है, साई ई साई, ठीक है। तो ये एक फंक्शन आप रख दीजिए। तो इस तरह से आप इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, दूसरा जो प्रॉब्लम कह रहा है ये उसका प्रॉब्लम है, स्कैटरिंग का प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि आपके सिलेबस में स्कैटरिंग हो ना हो, आई डोंट नो। अगर होगा तो अच्छी बात है, तो अगर नहीं होगा तब भी आप जानते रहिए, तो उसको कोई लॉस होने वाला नहीं है आपका। तो इन ए सिंपल स्कैटरिंग प्रॉब्लम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर स्कैटर्ड फ्लक्स इज डी एन इक्वल टू सिग्मा थीटा फाई एंड ओमेगा। द टर्म सिग्मा थीटा पाई एक्सप्रेस। तो देखिए, इस तरह के स्कैटरिंग प्रॉब्लम में जो सिग्मा जो टर्म है वो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपका वही राइट आंसर है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन बी को राइट आंसर टिक करें। थर्ड प्रॉब्लम करा, आई होप कि इसको आपको लगा लेना चाहिए। जो थर्ड प्रॉब्लम है, इस तरह के प्रॉब्लम आप लगाए होंगे ड्यूरिंग बीएससी में। तो इस तरह के प्रॉब्लम जरूर पूछे जाते हैं बीएचयू एमएससी एंट्रेंस में। इसमें कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ एनर्जी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट are sent towards a potential step of height 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिफ्लेक्टेड बैक। देखिए, इसमें रिफ्लेक्शन निकालना है आपको। तो आप कैसे निकालेंगे? ये इजी क्वेश्चन है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, तो इसमें दो तरह की एनर्जी दी हुई है, ठीक है। ये देखिए 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी ई दी हुई है आपकी 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये पोटेंशियल एनर्जी भी दी हुई है आपकी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पता है कि जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकल के आता है आर, वो आता है आपका बी बाई ए, ठीक है। और बी बाई ए का जो रेशियो होता है यही होता है के माइनस के डैश अपॉन के प्लस के डैश का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे के और के माइनस के डैश अपन के प्लस के डैश का होल स्क्वायर, इसको चेंज कर दीजिए तो यार की वैल्यू हो जाती है। मैं लिख देता हूँ, आप ये फार्मूला यूज कर लेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर जो भी है वो मैंने टिक किया हुआ है, तो आपको उसको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आंसर मैच नहीं करता है तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, वो आंसर मैं क्रॉस चेक करूँगा, क्योंकि मैंने भी टिक किया हुआ है। तो कोई भी न्यूमेरिकल मिस्टेक हमसे भी हो सकता है, तो आप उसको ज़रूर चेक करें और हमें बताएं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सही करूँगा, राइट। अब देखिए, इसका हम फार्मूला पढ़ देते हैं आपको। ये हो जाएगा आर इक्वल टू 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस वी नॉट बाई ई टू द पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस वी नॉट बाई ई टू द पावर 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये फी और ई के मैंने वैल्यू दे दिया, इसको आप पुट कर दीजिए, परसेंटेज में निकाल दीजिए, आप पाएंगे कि 25% आंसर इसका आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो पार्टिकल रिफ्लेक्टेड बैक होगा वो 25% होगा। आप इसको चेक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ स्कैटरिंग लेंथ ए। देखिए, स्कैटरिंग लेंथ ए के लिए जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है सिग्मा टी इक्वल टू 4πa²। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये स्कैटरिंग का क्वेश्चन है। अगर आपके सिलेबस में है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आई थिंक आपको देख लेना चाहिए, क्या पता 2020 में आ ही जाए। देखिए, बीएचयू के जो टीचर होते हैं जो पेपर सेट करते हैं वो जनरली बीएससी एमएससी दोनों पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो उनके दिमाग में ऐसा नहीं रहता
कि कौन सा सिलेबस है कौन सा नहीं है। तो जो पुराने टीचर हैं वो जनरली एमएससी के भी क्वेश्चन डाल देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप टच में रहिए, तो हो सकता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है। अब देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्लक्स प्रोड्यूस बाई ए वेव फंक्शन ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। ठीक है, तो फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगी आपको पता है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लीजिए और इसको वैल्यू रख दीजिए और उसको पुट कर दीजिए, तो ये आएगी एच कट बाई एम ए इंटू ए स्टार। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है। फिर से जो 6th प्रॉब्लम है वो भी स्कैटरिंग का है। ये देखिए, इन ए पार्शियल वेव एनालिसिस द एक्सप्रेशन फॉर टोटल क्रॉस सेक्शन ऑफ स्कैटरिंग, ये होता है 4π/k² समेशन ऑफ एल 12+1 इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा एल। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप इसको छोड़ भी दीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप उसको स्किप करते जाइए। मैं सिंपली आंसर आपको बता रहा हूँ, मैं डिटेल सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। तो जो भी क्वेश्चन का आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं आपको डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से मैं आपको हर क्वेश्चन का डिटेल आंसर यहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकता, और नहीं तो इस तरह की वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी और मेरे यहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इशू है, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता ज़्यादा लेंथ का। ठीक है, तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं ट्राई करूँगा कि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द इक्वावा पोटेंशियल इज स्टैटिक एंड स्पेरिकली सिमेट्रिक सोल्यूशन टू बी। देखिए ये केजी इक्वेशन का सोल्यूशन होता है जो इक्वावा पोटेंशियल होता है, तो ऑप्शन सी केल्विन गॉर्डन इक्वेशन में भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप एमएससी में जरूर पढ़ेंगे। तो ये केल्विन गॉर्डन इक्वेशन का है। आइए नीचे चलते हैं, ये तो क्वेश्चन जरूर आपके सिलेबस का है। द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इन ए बीम ऑफ हीलियम नियॉन लेजर हैविंग वेवलेंथ 634 नैनोमीटर विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको P इक्वल टू एच बाई लैम्डा लगा दीजिए, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, उसको इस यूनिट में चेंज कर दी तो आप पाएंगे कि इसका आंसर जो आ रहा है 1.96 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए इस तरह क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे। द वेव फंक्शन साई ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई, साई की वैल्यू दी हुई है ए एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स, किस लिमिट में, 0 से इन्फाइनाइट में, और रेस्ट पार्ट के लिए ये -0 से -इन्फाइनाइट पे 0 है। तो आपको पता है कि -इन्फाइनाइट से +इन्फाइनाइट लिमिट जाती है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें, एक ब्रेक कर दें आप -इन्फाइनाइट से 0 जो कि वैल्यू पूरी की पूरी 0 है, और दूसरी ब्रेक कर दें आप 0 से इन्फाइनाइट। ठीक है, साई स्टार साई आप पुट कर दे तो मॉड स्क्वायर यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल -2kx होगा, इसको सॉल्व कर दे तो जो ए की वैल्यू आएगी √2k आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन डी आपको मिल जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन जरूर BHU टेस्ट में पूछे जाते हैं। द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ मैटर, देखिए मैटर के लिए जो ग्रुप वेलोसिटी होती है वो इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी होती है। दो तरह की वेलोसिटी आपको पता है, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी क्या होती है, अगर VP की मैं बात करूँ तो ये ω/k होती है, राइट, और मैं VG की बात करूँ तो ये dω/dk होती है, राइट। और VG और VP में रिलेशन भी होता है, उसको भी आप ध्यान दे लेंगे, मैं किसी वीडियो में बता दूंगा आपको, तो उसको भी आप जरूर ध्यान दें। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% श्योर रही आना ही आना है। ये क्वेश्चन फेज वेलोसिटी से, ग्रुप वेलोसिटी से एक क्वेश्चन हर साल BHU एंट्रेंस में रहता है। मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक को आप किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से कवर करें, और आप एश्योर्ड रहिए जो भी मैं वीडियो में बनाऊँगा आप पेपर उठा के देख लेना MSc फिजिक्स 2020 का, आप खुद बोलेंगे कि हाँ सर आपने जो बताया था वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, या मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं सारे की बात नहीं करता, लेकिन जनरली मैं जितना बताऊँ उसमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ एन ऑसिलेटर इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल आउटसाइड द क्लासिकल लिमिट इज अप्रॉक्सीमेटली। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको CSIR नेट में मिलेंगे, गेट में भी मिलेंगे, जेस्ट में भी मिलेंगे, इवन MSc एंट्रेंस में मिलते हैं। तो देखिए अगर कोई ऑसिलेटर ग्राउंड स्टेट में है तो जो भी प्रोबेबिलिटी होती है पाए जाने की, प्रायिकता जो होती है, प्रोबेबिलिटी होती है पार्टिकल की, इनसाइड जो होती है वो याद रखे रहेगा। यहाँ पे तो आउटसाइड पूछा है, ये जो 84% कह रहा है वो इनसाइड होता है, राइट। तो इनसाइड पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है 84%, लेकिन हमें कहाँ से पूछा है, यहाँ पे आउटसाइड पूछा है, तो आप 60% को टिक करें। इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी है जो स्टैंडर्ड बुक में आप देख सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको जरूर सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, देखिए टाइम कम है तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल सोल्यूशन नहीं बता पा रहा हूँ आपको। आप ट्राई करिए कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसको सेल्फ स्टडी करिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अब देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया स्कैटरिंग का। फॉर द रिजिड स्फीयर द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एट लो एनर्जी, लो एनर्जी के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है रिजिड रोटेटर के लिए 4πa², ये याद रखे रहिए। अगर हाई एनर्जी आ जाएगा तो 2πa² होता है, ये याद रखे रहिए। यहाँ पे लो एनर्जी पूछा हुआ है तो 4πa² पर टिक मारें। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 13 आप देख रहे हैं, द डीजनरेसी ऑफ 3 डायमेंशनल आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो डीजनरेसी दी जाती है वो होती है 1/2 n+1 × n+2। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको जरूर याद रखे रहें। 1/2 n+1 × n+2 डीजनरेसी है आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की 3 डायमेंशन। ठीक है,
द अलाउड एनर्जी ऑफ वैल्यू ऑफ ए पार्टिकल इन द बॉक्स ऑफ लेंथ एल आर गिवन बाई। अलाउड एनर्जी आपको पता है कैसे होता है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी की हम बात करें तो अपन 2m एल स्क्वायर, राइट। एच कट को आप रख दीजिए h बाई 2 पाई, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 8m एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, 4 से नीचे मल्टीप्लाई करके 8 हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप याद रखें, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएचयू एंट्रेंस में। टाइम कम होता है तो टाइम मैं एक वीडियो ये भी बता दूंगा, एक वीडियो बना के कि कैसे आप टाइम को मैनेज कर पाएँ, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, और यही टाइम लिमिट को मैं 3 आवर्स कर दूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट बीएचयू एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट क्रैक कर पाते हैं जो टाइम को मैनेज करके चलते हैं, राइट। बीएचयू एंट्रेंस में आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, बहुत ही क्रूशियल चीज़ है कि आप कैसे टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आते हुए क्वेश्चन को लोग गलत कर देते हैं या तो कर नहीं पाते हैं। एक वीडियो मैं इस पर ही बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करें, किसको बाद में करें, तो वो तो बात की बात है, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं आगे। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, एक्स पी इक्वल टू आई एच कर देन द वैल्यू ऑफ एक्स एन पी। देखिए एक्स टू पावर एन पी का होगा तो एन, अगर एक्स टू पावर एन यहाँ पे रहता और पी रहता तो आपको पता है इस तरह का जो इक्वेशन आता है वो होता है एन आई एच कट एक्स एन माइनस 1 जो भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए 3 पावर है तो 3 आ जाएगा, आई एच कट एन टू 3 माइनस 1 मतलब 3 आई एच कट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ये टिक करें जो भी है। अब देखिए 3 आइडेंटिकल स्पिन हाफ फर्मियंस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 नॉन डिजेनरेट डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल, द नंबर ऑफ वे दिस कैन बी डन। देखिए फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछा गया है, जिसका मैंने अभी वीडियो नहीं बताया, शायद मैंने रिवीजन करा दिया है, अगर वहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे तो, कि मैंने बोस आइंस्टाइन बताया था जिसमें GI2 पर NI हम निकालते थे नंबर ऑफ वेव के लिए, ठीक है। उस आपने फर्मी डिराक देखा होगा और बोस आइंस्टाइन देखा होगा, तो वहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ वेव जो आएंगे आपके 2 आएंगे। ये देखिए 3 आइडेंटिकल NI की वैल्यू दी है 3, GI की वैल्यू आपकी दी है 2, ठीक है। NI की वैल्यू दी है 3 और GI की वैल्यू दी है 2। ये होता है NI प्लस GI माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल NI इंटू फैक्टोरियल NI माइनस GI। यहाँ से आप कर लें, ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरीके से करके आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा। सॉरी ये बोस आइंस्टाइन का है, आई थिंक ये होता है GI अपॉन NI GI माइनस, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, तो मैं भी डाउट में हूँ तो आप इसको देख लीजिएगा। तो ये ऑप्शन 2 आपका आएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं देख लूँगा इसको। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ 2 न्यूक्लियन सिस्टम फॉर द ड्यूट्रॉन। देखिए बाइंडिंग एनर्जी ड्यूट्रॉन के लिए होती है, ये सही है। एंगुलर मोमेंटम एन के इक्वल होता है, ये भी सही है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसके इक्वल होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रामोल मोमेंट जो 2.73 बांध दे रहा है ये गलत है, तो ये करेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑप्शन डी को आप टिक करें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स ओन एंटी पार्टिकल। जो न्यूट्रल पायन होता है वो खुद का एंटी पार्टिकल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आप टिक करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेविएशन ऑफ ए न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम स्फेरिकल सिमेट्री डिफाइन। देखिए डेविएशन जो होता है न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वो डिफाइन करता है इसकी इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मूवमेंट को, तो जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो फिर से कह रहा हूँ कि डिटेल सोल्यूशन आप किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ लीजिए, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसका मैं आंसर दे रहा हूँ, जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। अब देखिए न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी इन जनरल ऑफ द ऑर्डर, इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिए न्यूक्लियर मैटर डेंसिटी का जो ऑर्डर होता है इन जनरल होता है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इस तरह की चीज़ याद रख के रहें। अब देखिए बेरियान नंबर इज 1, बेरियान आपको पता है प्रोटॉन आता है, तो प्रोटॉन का जो बेरियान नंबर होता है वो 1 होता है, ठीक है। ये सब मेसान है, ये इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 आ गया। देखिए सिग्मा बेरियान एग्जिस्ट इन 3 चार्जेज स्टेट -1 0 +1 इट्स स्ट्रेंजनेस। देखिए सिग्मा बेरियान की जो स्ट्रेंजनेस होती है वो -1 होती है, इसको आप टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए गामा रे फोटोन क्रिएट्स एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इफ इट रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.45 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेयर 0.78 मेगा इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ गामा रेज। इसको आप इजीली निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करके देखिएगा, इसका जो एनर्जी आएगा वो आएगा 1.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका 2 टाइम्स कर दीजिए और इसको ऐड कर दीजिए तो टोटल इसका 1 हो जाएगा और इसका 1.78 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। देखिए न्यूक्लियर फोर्स कभी भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स नहीं होते, शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स है, यहाँ पे गलत हो गया। सेंट्रल फोर्स, अनसैचुरेटेड फोर्स, एक्सचेंज फोर्स, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आपका एक्सचेंज फोर्स यही ट्रू ऑप्शन है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। अब देखिए इन वेन डी ग्राफ जनरेटर क्लास 12 का प्रॉब्लम है, आयन सोर्स इंजेक्टेड प्रोटॉन इन द एक्सीलरेटिंग ट्यूब विद द हाई वोल्टेज 7 मेगा वोल्ट पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द डोम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन आफ्टर एक्सीलरेटिंग विल बी, ठीक है।
तो इसके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो आप निकालेंगे कैलकुलेट कर लीजिएगा। शायद काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है Q² V² R²/2m। इसको आप कैलकुलेट करके इसमें मैच करा के देखिएगा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह क्वेश्चन MSc में पूछे जाते हैं। एन एक्साइटेड न्यूक्लियर डीके फ्रॉम लेवल 3/2 + लेवल 1/2 + बाई इमिटिंग ए गामा रे। देखिए ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेटर कौन सा होता है, ये जो ट्रांजिशन होता है दो तरह के होते हैं, EL और ML। इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा। इसमें देखिए इसमें जो आएगा वो मिक्सचर ऑफ M और E आएगा, तो जिसमें M1 और E2 आएगा। इसको आप देख लें, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं उसके करस्पॉन्ड वीडियो बनाऊंगा। आई थिंक ये आपके सिलेबस में नहीं होगा, जो सिलेबस में होगा मैं वही अभी बताऊँगा आपको। देखिए द ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ रेडियोएक्टिव इज क्यूरी, इट्स इक्विवेलेंट। देखिए इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मैंने वीडियो में बताया था। क्यूरी देख लीजिएगा आप, रदरफोर्ड देख लीजिएगा और बेकुरेल देख लीजिएगा। इन तीनों से एक 100% पूछा जाता है। तो 1 क्यूरी जो होती है वो 3.7 × 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होती है। और एक मैंने ऐसी तरह से सॉल्यूशन जब मैं वीडियो दे रहा था तो उसमें मैंने तीनों बताया हुआ है। इस तरह का आप देख लीजिएगा, इस तरह की चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए प्रोटॉन इज बम्बार्डमेंट ऑन 65 CU टारगेट एज ए रिजल्ट ऑफ 64 Z न्यूक्लियस इज फॉर्म एंड अ फ्यू पार्टिकल्स आर इमिटेड। दिस पार्टिकल, देखिए जो भी पार्टिकल अगर आप इमिट करेगा वो होंगे न्यूट्रॉन्स होंगे यहाँ पे। तो 2 न्यूट्रॉन्स को आप टिक करें। ए न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट इनटू पार्ट्स इफ द मास डिफेक्ट रिलेटेड टू दिस पार्ट्स इज। अगर डिसइंटीग्रेट होता है तो जो मास डिफेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपको पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन ए को आप टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एटॉमिक न्यूक्लियाई विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द मैजिक नंबर आर एक्सपेंशियली। देखिए इस तरह के जो मैजिक नंबर पे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वहाँ पे थर्ड ऑप्शन सी जो है वो टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्सवेल इक्वेशन। देखिए डेल डॉट ई रो बाई एप्सिलॉन नॉट ये है, डेल क्रॉस ये तो यही है जिसकी वजह से मैक्सवेल इक्वेशन आया था। डेल क्रॉस इक्वल टू मैंने डेल बी बाई डेल टी टाइम पेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से आपको पता होगा मैक्सवेल इक्वेशन आया था। ये देखिए डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी। देखिए ये मॉडिफाइड ऑफ JC प्लस JD है, मॉडिफाइड ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ का ये फॉर्म है। तो ये तो है ही। डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाई डेल टी ये नहीं है, तो ये मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है। तो ऑप्शन डी को आप जरूर टिक करें। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन को भी आप थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था इक्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस ही। देखिए फ्री स्पेस के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन होता है वो होता है del 2 E बाई del t स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट del 2 बाई del x स्क्वायर। तो इसको आप टिक करें। मैग्नेटिक पोटेंशियल ए डिफाइंड थ्रू द रिलेशन बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू होता है डेल क्रॉस ए। तो इस तरह के रिलेशन ये डिफाइन करता है। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। तो ये देखें रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ए मीडियम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। देखिए जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स दिया जाता है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो दिया जाता है अंडर रूट एप्सिलॉन म्यू अपन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ये फ्री स्पेस के लिए है, याद रखे रहिएगा, फ्री स्पेस के लिए है और ये किसी मीडियम के लिए है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द बाउंड्री कंडीशन इज। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेस वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो भी नॉर्मल कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो कंटिन्यूअस होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन बी हम वहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो कंटिन्यूअस है। तो ये ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पढ़ते हैं तो हम लोग एक डाइपोल यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इसके बीच की डिस्टेंस 2l ले लीजिए आप। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं q इंटू ई इधर होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2s साइन थीटा हो जाता है। तो बाद में इसको q इंटू 2a को आप लिख दीजिए, 2l को लिख दीजिए p, तो p क्रॉस ही आता है तो माइनस p साइन थीटा आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा अगर p e साइन थीटा आता है तो p क्रॉस ही आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा p क्रॉस ही। ये क्वेश्चन जो है वो क्लास 12 का प्रॉब्लम है। तो इस तरह की चीज़ें आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखते रहिए और वहाँ पे भूल जाएंगे तो आप +3 मार्क अपना लॉस कर लेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह की चीज़ें गलती करें। 38 क्वेश्चन कर रहा है व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल्स ऑन ए डेंसर मीडियम फ्रॉम रेयर वन द रिफ्लेक्टेड वेव एंड इंसिडेंट वेव आर। देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेंसर से रेयर में जाती है तो जो दोनों रिफ्लेक्टेड वेव होते हैं और जो इंसिडेंट वेव होते हैं वो आउट ऑफ फेज हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आप टिक कर लीजिए। 39 देखिए कह रहा है ए मेटलिक बॉल ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू सराउंडेड बाई स्पेस चार्ज डेंसिटी PR इक्वल टू अल्फा बाई आर। अल्फा बीइंग कांस्टेंट, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द बार। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर बिकम्स इंडिपेंडेंट अबव देन द वैल्यू ऑफ क्यू। तो यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू आएगी आप टिक करें 2 पाई अल्फा इंटू आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, पॉइंटिंग वेक्टर पूछा है। तो एस जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है आपको अगर पता होगा तो इसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको देते हैं हमें, आपको पता होगा तो ये इसको देते हैं ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट, राइट। ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट, ठीक है। बी को आप म्यू
म्यू इंटू एच लग सकते हैं, तो ये मी से म्यू कट जाए तो इसको ई क्रॉस एच भी लिखा जा सकता है, तो वो तो बात की बात है। पी को लिख दिया आप माइनस डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल ले, इसके वैल्यू पुट कर दे, तो आप देखेंगे कि जो भी पॉइंटिंग वेक्टर आ रहा है, पॉइंटिंग वेक्टर भी आप फोकस किए रहे, तो पॉइंटिंग वेक्टर में आप देखेंगे के का डायरेक्शन हो रहा है, तो के के डायरेक्शन में केवल एक ही ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर टिक मार दें, उसकी कोई दिक्कत है नहीं, तो क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम एन अर्थेड कंडक्टिंग स्फीयर इनिशियली अनचार्ज ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर की वैल्यू लेस देन डी है। नाउ अर्थिंग इज रिमूव एंड देन चार्ज क्यू इज मूव टू द इनफाइनाइट, चार्ज ऑन द स्फीयर नाउ विल बी। देखिए अर्थिंग को जब रिमूव करेंगे तो जो स्फीयर पे चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस क्यू आर बाई टी, तो आप यहाँ पे इसको जरूर ठीक करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने बताया था कि हाउ टू फाइंड स्प्लिटिंग विद इन 5 सेकेंड, ये उसी का क्वेश्चन है। आप इसको जरूर देखें वो वीडियो को, अगर वो आप वीडियो देखेंगे तो 5 सेकंड के अंदर आप इसको निकाल देंगे। कह रहा फॉर सोडियम एटम द 2p3/2 इंटू 2s आफ्टर ट्रांजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक नंबर ऑफ ट्रांजिशन हमें बताना है। तो हमने बताया था कि इस तरह की जब चीज़ें दी रहती हैं तो लोअर जे देखिए, तो लोअर जे क्या है यहाँ पे 1/2 है, लोअर जे 1/2 है, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो जाएंगे आपका क्या 2j + 1 × 3, 2j + 1 × 3। अगर जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए हैं, अगर वो आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाके जरूर देखें। विद इन 5 सेकंड आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, लेकिन जो भी स्टूडेंट नए हैं मैं उनको फिर से समझा देता हूँ कि पहले हम क्या लेते हैं। यहाँ पे ये हम देखिए ये मल्टीप्लिसिटी क्या है 2s + 1 है, दोनों में 2 दिया हुआ है, हमसे कोई लेना देना है एल के वैल्यू से नहीं लेना देना है, हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम से लेना देना है। तो जे की वैल्यू यहाँ पे J1 समझ लिए 3/2 है, J2 1/2 है, तो हमें हमेशा क्या लेना रहता है लोअर जे लेना रहता है। तो लोअर जे की वैल्यू यहाँ पे क्या है हाफ है, तो हाफ आप ले लीजिए और फार्मूला पे लगा दीजिए 2j + 1 × 3। तो जे की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे हाफ डालेंगे तो 2 × हाफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे वहाँ पे। द ओरिजिनल स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट इनटू 6 कंपोनेंट, ठीक है। ये सोडियम D1 सोडियम D2 लाइन है। दूसरा भी ये भी पूछ सकता है, आपको याद होगा 2p 1/2 से 2s 1/2, इस पर क्या करेंगे आप, इसमें तो आप बोलेंगे सर कि दोनों जे सेम है, तो इसका मैंने ट्रिक बताया हुआ है जो सेकंड वीडियो है, सॉरी जो फर्स्ट वीडियो उसे में बताया और सेकंड वीडियो को तो मैं इंटीजर के फॉर्म में बताया हूँ। इसमें क्या करते हैं लोअर जे को हमेशा फिक्स किए रहिए, लोअर जे आप रखते रहिए, तो 2j + 1 × 3 कितना आया 6, और यहाँ पे -2 कर दिया है, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो इसका कितना आ जाएगा 4। तो टोटल D1 + D2 लाइन आती है 6 + 4 याद रखते रहिए 10 आती है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं बीएचयू एंट्रेंस में, तो आप इसको जरूर याद रखते रहिए और ये 100% रहिए पूछे ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन अल्फा लाइन एक्सप्लेन बाय, जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन अल्फा लाइन थी उसको सोमरफील्ड इलेक्ट्रिकल मेथड विथ रिलेटिविस्टिक करेक्शन एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक्सप्लेन किया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को आप टिक करें। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इन CO मालिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड मालिक्यूल J = 0 से J = 1 है, एफ जॉनसन लाइन अकर्स कर रही है किस फ्रीक्वेंसी पे, इतने फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है, उसमें आप पुट कर दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगी आपकी 1.46 × 10⁻46 G m²। अगर आपसे नहीं कैलकुलेट होता है आप हमें बताएं, मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा, ये बहुत ही छोटी चीज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 45 रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन टू स्टिमुलेटेड एमिशन। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है। तो जो भी रेशियो होता है स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड का आंशिक कोएफिशिएंट आपको पता होगा, वो निकल के आता है क्या है न्यू क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जरूर याद रखें आप, न्यू क्यूब होता है। टोटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है √J × J + 1 × h कट, h कट के वैल्यू आप h/2π रख दें, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए लैंडेज इफेक्ट है, जनरली ये अल्टरनेटिव ईयर में पूछा जाता है, तो आई थिंक लास्ट ईयर 2019 का मैंने अभी तक पेपर नहीं देखा है और 2080 का भी पूरा नहीं देखा है, मैंने एक ही वीडियो डाली हुई है अभी, तो मैं जल्दी उसका टॉप 25 प्रॉब्लम का नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ, इसके बाद ही मैं लाऊंगा। तो जनरली वो पूछता है हर अल्टरनेटिव ईयर पे। तो लैंडेज फैक्टर का आपको फार्मूला निकालना पता है, जो लैंडेज फैक्टर होता है वो क्या होता है 1 + J × J + 1, ठीक है, प्लस S × S + 1, यही होता है ना, -L × L + 1 अपॉन 2J, अपान अगर आप ध्यान देंगे तो अपान हो जाता है आपका 2J J + 1। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखिए 2s + 1 = कितना है 2 है, 2s प्लस वही होता है मल्टीप्लिसिटी, तो 12 + 1 = 2 हो जाएगा। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ आ जाएगी, p के लिए l की वैल्यू आ जाएगी आपको 1, s के लिए 0, p के लिए 1 और j की वैल्यू है 3/2। सबको यहाँ पे कर दें पुट, फार्मूले में आंसर आपका आ जाएगा 4/3। तो ये आप जरूर याद रखें, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आंसर आप याद रख के रहें 4/3 आने वाला है, तो आप इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लें। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये एक मॉडल पेपर है, ये UKPSC का पेपर है, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसलिए इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ मैं, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएचयू एंट्रेंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अब देखिए ट्रांजिशन रूल फॉर द वाइब्रेशन रोटेशन स्पेक्ट्रा, जो भी वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो ट्रांजिशन रूल होता है उसको याद रखते हैं। उसमें डेल्टा एन की वैल्यू होती है +-1 और डेल्टा जे की भी वैल्यू होती है +-1। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को आप टिक करें। 49 में कह रहा है द रोटेशन पार्टीशन फंक्शन फॉर ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जी आई एट ए टेम्परेचर टी इज गिवन बाई, इसको याद रखे रहे 2I kBT बाई एच का स्क्वायर आता है, याद रखे रहे हैं। कह रहा है द नंबर ऑफ हाइपरफाइन कंपोनेंट ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 2p½ से 2s½ ऑफ एन एटम विद न्यूक्लियर स्पिन हाफ। देखिए इस पर भी मेरा वही फार्मूला लगा दें, वो फार्मूला यूनिवर्सल है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मैंने जब बताया था ना 2p½ से 2s½ पे कितना आया था, सोडियम T2 लाइन आया, तो इसमें भी आप लगा देंगे। ये क्या आ जाएगा, लोअर जे ले लीजिए, लोअर जे आपका क्या है 1/2 है, लोअर जे आपका 1/2 है, तो लोअर जे आपकी आप वैल्यू ले लें, लोअर जे आपका 1/2 है। ये क्या होता है 2j + 1 × 3 होता है जब जे डिफरेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे जे दोनों सेम है तो -2 आप सेपरेट कर दीजिए। जे की वैल्यू हाफ रखे तो 2 × हाफ क्या हो जाएगा 1, 1 + 1 2, 2 × 3 6, 6 - 2 4। यहाँ पे ऑप्शन बी 4 को आप टिक करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ द np2 एटॉमिक कन्फिग्रेशन, इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं, विच इज द ग्राउंड स्टेट। देखिए इस पर 3p0 जो होगा वो ग्राउंड स्टेट होगा। ग्राउंड स्टेट निकालने के भी एक ट्रिक है, ठीक है। उसमें आपको बस एक चीज़ याद रखनी रहेगी, अगर वो चीज़ आप याद रखेंगे तो ग्राउंड स्टेट विदिन 5 सेकंड आप टिक कर देंगे। तो आप वैसे इसको याद रखे रहिए, ग्राउंड स्टेट यहाँ पे आपका आता है 3p0, ठीक है। 3p0 0 नहीं, 3p0 नॉट बोला जाता है। कई सारे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जैसे इधर के जो यूपी में है उसको 00 बोलते हैं, ठीक है। तो 3p0 बोले आप। अकॉर्डिंग टू लॉरेंट ड्यूट थ्योरी ऑफ मेटेलिक कंडक्शन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको पता है सिग्मा की वैल्यू दी जाती है n²τ/m। यहाँ पे m क्या है, इफेक्टिव मास है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को आप क्या करें, टिक करें। ये देखिए द क्वांटम लैटिस वाइब्रेशन इनोन है, जो क्वांटम लैटिस वाइब्रेशन जो होता है उसको फोनॉन बोला जाता है, ये भी याद रखे रहे। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैम में भी कई बार पूछा गया है, GNU में भी पूछा गया है, तो इस तरह की चीज़ें जरूर याद रखें। BHU में भी पूछा जाता है। इन आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड द एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी वैल्यू आती है hν/E2 पर hν/kT -1। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन, तो इसको आप जरूर याद रखे रहें और ये 100% रहिए कि पूछा जाता है। तो hν/E2 पर hν/kT -1, इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है, इसको आप जरूर याद रखे रहें। क्वेश्चन नंबर 55, व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड इट्स एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज्ड इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ। देखिए मैग्नेटिक मटेरियल की जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप डालते हैं तो जिसको एबिलिटी जो होती है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से काउंट होती है, जिसको बोलते हैं हम chi-m। अगर आपको याद होगा तो ये डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो डायमैग्नेटिक के लिए chi-m की जो वैल्यू होती है <1 होती है, जो कि निगेटिव होती है, याद रख रही है निगेटिव होती है। पैरा के लिए होती है थोड़ी सी पॉजिटिव और फेरो के लिए होती है मच पॉजिटिव। याद रख कर जनरली क्या होता है, नेगेटिव पूछ देता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो डायमैग्नेटिक होगा। अगर मैं यही बात करूँ कि अगर म्यू_r की वैल्यू दे दूँ, रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू सब कुछ के लिए मैं दे दूँ 0.9837, ठीक है। तो रिलेटिव परमिबिलिटी की वैल्यू अगर आपकी <1 है तो वो आती है आपकी डायमैग्नेटिक में। तो म्यू_r और chi-m की वैल्यू आप जरूर याद रखे रहें, तो और म्यू_r और chi-m में रिलेशन होता है, ये भी याद रखें, म्यू_r = 1 + chi-m, ठीक है। ये परमेबिलिटी और ये ससेप्टिबिलिटी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको जरूर याद रखे रहें, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बीच में आपको डायरेक्ट आंसर देना है, तो आपको याद रखना आपकी मजबूरी है। वहाँ पे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते सारी चीज़ 2 घंटे में। अब देखिए क्या है, द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो पॉजिटिव यूनिवर्सल क्रिस्टल का एक एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन बी आप यहाँ पे टिक करें। अब देखिए कह रहा है द सुपर कंडक्टर आर। सुपर कंडक्टर होता है परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म होते हैं, परफेक्ट, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, अगर सुपर कंडक्टर में रखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सपेल कर जाती हैं, आपको पता होगा। यहाँ पे परफेक्ट डायमैग्नेटिक, आप यहाँ पे 57 पे ऑप्शन सी को आप जरूर टिक करें, परफेक्ट डायमैग्नेटिक। इसका भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए क्रिस्टल सिस्टम हो यूनिट सेल इज स्पेसिफाइड बाई A = B डज नॉट इक्वल टू C अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। इसका भी देखिए एक ट्रिक है, ये मैं बता दूंगा। ये होता है CT OT HMT, यही 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ठीक है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिन, ट्राइक्लिन। तो इसका एक ट्रिक मैं बता दूंगा कैसे होता है, ये आप विदिन 5 सेकंड इसको भी निकाल देंगे। तो आप ये नोट डाउन करते रहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिएगा, उस तरह से मैं वीडियो बनाता जाऊंगा कि जो भी ट्रिक है कैसे आप ऑन द स्पॉट वहाँ पे विदिन 5 सेकंड आंसर टिक करेंगे। इसमें क्या होता है, टेट्रागोनल आता है, ठीक है। देखिए जैसे हम C और T के बाद अभी बात कर रहे थे, इसमें लिख लीजिए आप A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90, राइट है। सेकंड वाले में क्या होता है, टी में आएंगे तो ये एकदम सेम रहता है, A = अल्फा बीटा गामा सेम रहेगा, इसमें आप कर देंगे A = B डज नॉट इक्वल टू C, ठीक है।
फिर आर्थोरोम्बिक में आएंगे तो ये हो जाएगा ए नॉट ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये मैं बता दूंगा ट्रिक में। तो आप यहाँ पे अभी टेट्रागोनल को राइट ऑप्शन टिक करें। यहाँ पे जो टेट्रागोनल है वो आपका राइट है। 59 देखिए कह रहा है इन एनी रेडियो रिसीवर द एक्टिव डिवाइस यूज फॉर डीमॉड्यूलेशन। देखिए रेडियो रिसीवर में जो डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज होता है, जो भी एक्टिव डिवाइस जानी जाती है, उसको बोलते हैं डायोड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी भी कन्वर्टर आता है। इसके बाद लेकिन अभी यहाँ पे पूछा हेक्सा डेसिमल नंबर 3C2 इक्विवेलेंट टू डेसिमल। इसको आप कैलकुलेट कर लें रेफरेंस बुक से पढ़ के। ठीक है, ये इजी है। यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो 16 आएगा। अगर जो आपको नहीं आता तो मैं ज़रूर बता दूंगा कि राइट आंसर कैसे आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक लॉजिक गेट। देखिए जो बैकबोन है, अगर आप देखा जाए तो आर एंड और नॉटी गेट हैं बैकबोन पे, जो बिल्डिंग ब्लॉक कही जाती है। तो बेसिक लॉजिक गेट में एक्सऑर गेट नहीं आता है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है एक्सऑर गेट, वो आप राइट ऑप्शन है, जो कि नॉट बेसिक लॉजिक गेट है। यहाँ पे एक्सऑर को आप टिक करिए। बबल इन्वर्टेड इनपुट और गेट, देखिए बबल इन्वर्टेड इनपुट और गेट को नैंड गेट भी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक करिए। अब देखिए मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी चार्ज के लिए क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे मोबिलिटी इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका कई बार यूनिट पूछा गया है। यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट याद रखे रहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ये चीज़ें जरूर याद रखे रहिए। ये हमेशा पूछा जाता है कि इसकी यूनिट को कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आप इसको जरूर याद रखे रहें, यूनिट कैसे निकालते हैं। फिर कह रहा है इंडिकेट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए जेनर डायोड व्हिच ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 4.7 वोल्ट। देखिए जेनर डायोड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हेवीली डोप्ड मटेरियल, ये तो सही है। ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ हाई वेलोसिटी मैग्नेटिक, ये गलत है। मेजॉरिटी चाहिए कारण होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है हमें क्या बताना है, फॉल्स बताना है। तो ये फॉल्स है, तो ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ नेगेटिव फीडबैक यूज्ड इन ए बफर एम्पलीफायर। बफर एम्पलीफायर में वोल्टेज सीरीज यूज होता है। तो ऑप्शन ए को आप टिक करें, राइट। अब देखिए इफ़ यू अप्लाई एसी वोल्टेज V इक्वल टू VP sin ओमेगा टी एट द इनपुट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर देन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ विदाउट यूजिंग एनी फिल्टर। अगर आप फिल्टर यूज नहीं करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज जो आपको मिलेगा वो मिलता है VP बाई पाई। तो ऑप्शन ये जो है यहाँ पे आप टिक करें। एन इलेक्ट्रॉन विथ स्पीड C/√2 इन फ्री स्पेस हैज। देखिए ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्ट पूछा है ना कि स्पीड C/√2 है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे डी ब्रॉगली लेंथ क्वांटम वेवलेंथ के इक्वल हो जाती है। कभी कभी क्या पूछता है कि ये दिया रहता है और स्पीड पूछता है। यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा C/√2 आती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप जरूर टिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू क्वांटम वेवलेंथ। 68 देखिए अंडर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन क्या इनवेरिएंट रहता है। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर क्या होता है, इनवेरिएंट रहता है। तो आप यहाँ पे जरूर पढ़े होंगे बीएससी में, तो इसको आप याद रखें। 69 क्या कह रहा है, व्हेन रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ गिवन एक्सिस द डिग्री ऑफ फ्रीडम एसोसिएटेड विद विल बी। अगर कोई रिजिड बॉडी है, रोटेट कर रही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6 - 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को आप टिक करें। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये भी आप देख रहे हैं। फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल द फेज वेलोसिटी, ये फिर से इंपॉर्टेंट लिखे हैं यहाँ पे। नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए जो फेज वेलोसिटी होती है वो भी ग्रुप वेलोसिटी का हाफ होती है, मतलब v इक्वल टू 2 VP होता है। तो हाफ ऑफ द ग्रुप वेलोसिटी, ऑप्शन ए को आप टिक करें। नेक्स्ट करा चूज द रॉन्ग वन, रॉन्ग वन हमें चूज करना है। करा व्हेन सेंटर फोर्स इज रिपल्सिव द ऑर्बिट इज कॉन्वेक्स इनटू द, ये सही है। इफ आर मोशन इज ऑसिलेटिव देन ऑर्बिट इज बाउंडेड, ये भी सही है। इफ फॉर अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर द ऑर्बिट इज सर्किल इक्वल टू 0, ये गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका रॉन्ग है। यहाँ पे आपके ऑप्शन सी को आप टिक करें। 72 कह रहा है इन द मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। देखिए सेंट्रल फोर्स के अंदर में दो ही चीज़ कांस्टेंट रहती है, एक होती है ई और एक होता है एल। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे जरूर टिक करें। 73 कह रहा है इन हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल द इंटीग्रल आई हैज द डायमेंशन ऑफ। हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल में जो इंटीग्रल होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो एक्शन के इक्वल होता है। जिस उपाध्याय में आप पढ़ लें, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, क्वेश्चन का आंसर दिया है, आप वहाँ से पढ़ के देख सकते हैं, मैच करा सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हो सकता है कि मैं ये बता रहा हूँ कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी है, मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, आंसर हो सकता है हमसे रॉन्ग लगे हों, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं कि मैं उसको फिर से रिजॉल्व कर पाऊँ। नेक्स्ट चलते हैं 74 पे। फॉर ए लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक CO2 विथ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स लाइक स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K द फ्रीक्वेंसी ओमेगा 3 इक्वल टू K/m 1 + 2m/m कॉरेस्पॉन्डिंग टू। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तभी इसको आंसर कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ के चले जाइएगा। इसमें क्या होगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि 2 आउटर एटम्स वाइब्रेटिंग विद सेम एम्पलीट्यूड एंड फेज वाइल सेंट्रल एटम वाइब्रेटिंग आउट ऑफ फेज हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आंसर पता होगा तो करें, नहीं पता होगा तो छोड़ के चले जाएँ, क्योंकि सब BHU में क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। आपको नंबर आप क्वेश्चन 120 है ना, अगर आपके 60 से 70 क्वेश्चन सही हो जाते हैं
तो आप टॉप 50 में ज़रूर रहेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, अगर पेपर का लेवल मॉडरेट हो तो। अगर ईजी हो जाएगा तो आई डोंट नो। 75 पे देखें, इफ़ द लैंग्रेजियन इज इनवेरिएंट अंडर ट्रांसलेशनल देन द फॉलोइंग इज कंजर्व। अगर देखिए लैंग्वेजन क्या है, इनवेरिएंट है ट्रांसलेशन के केस में, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, आपको कंजर्व रहता है। तो ऑप्शन ही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये डायरेक्ट आंसर ही दिया हुआ है, क्वेश्चन का आंसर ही है ये, आपको पता ही फार्मूला होता है। फॉर अ चार्ज पार्टिकल क्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी टी कर ले, पोटेंशियल ये है, तो टी प्लस क्यू क्यू आपका क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन हो जाएगा। कह रहा है टार्क अबाउट द ओरिजिन ऑफ पार्टिकल मास एम पोजीशन वेक्टर आर। टार्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। एफ क्या होता है, एम एन टू ए होता है। ए क्या होगा, आर का डबल डेरिवेटिव होगा, तो आर क्रॉस एम एन टू आर डबल डैश हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन सी को आप टिक करें। आगे देखिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। देखिए कुछ क्वेश्चन क्या है कि मैंने टिक नहीं किए हैं, आप उसको देख लीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं जल्दी में हूँ तो क्वेश्चन को मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, जो टिक है वही देख रहा हूँ। 79 कह रहा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन इज ऑब्जर्व्ड इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल विद इन। देखिए बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो होता है वो किस तरह के पार्टिकल में होता है, वो होता है इंटीग्रल स्पिन एट वेरी लो टेम्परेचर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप टिक करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। एंट्रोपी इन कैनोनिकल इंसेंबल इज ऑप्शन इफ। कैनोनिकल एंसेंबल में जो एंट्रोपी होती है वो होती है एस इक्वल टू समेशन पी एस एल एन पी एस। ऑप्शन बी को आप क्या करें, टिक जरूर करें। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन इज ओबेड बाई। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पार्टिकल विथ हाफ और इंटीग्रल। आपको पता ही है कि फर्मियान होते हैं तो इंटीग्रल हाफ इंटीग्रल स्पिन होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी को आप जरूर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 82। फॉर एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिकल सिस्टम पी बी टी यू एस एंड एफ और प्रेशर वॉल्यूम समथिंग समथिंग दिया हुआ, आप इसको पढ़ लें। द करेक्ट रिलेशन ही, तो करेक्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल बी एट कॉन्स्टेंट एस इक्वल टू माइनस पी। ये आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो ये यही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 83। 10 एटम्स विद देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स म्यू एंड माइनस म्यू आर फिक्स्ड इन ए लीनियर लैटिस इन हाउ मेनी वेज द अरेंजमेंट रिजल्ट इन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स इक्वल टू 2 म्यू। इसका करेक्ट आंसर है 210। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, नहीं आएगा तो बताएंगे, मैं जरूर बताऊंगा। 84। इन ए पोलर रीजन लाइफ ऑफ ए एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव बिकॉज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। देखिए डेंसिटी जो होती है वाटर की 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। यही रीजन है कि पोलर रीजन में जो भी होते हैं एक्वेटिक मटेरियल, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं वाटर के अंदर। तो ठीक है, इट डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 85। ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ फेज द गिब्स फंक्शन ऑफ ए सिस्टम। फेज चेंज कर दीजिए, गिब्स फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, तो वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिमेंस कांस्टेंट को आप जरूर टिक करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द सिम्बल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग द वैल्यू ऑफ टी डी एस फॉर ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। टी डी एस क्या होता है, पी बी डी बी हो जाएगा, पी डी बी होगा। किसके लिए पूछा गया है, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू का पी डी बी लिख दीजिए, डी क्यू लिख दीजिए, टी डी एस लिख दीजिए। वन ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन थर्मोडायनेमिक रिलेशन। अब इसको मैंने एस पार्टी भी करके मैंने बताया हुआ है। तो आप इस तरह के मैक्सवेल इक्वेशन, कभी कभी क्या होता है कि 4 मैक्सवेल इक्वेशन दे दिए रहते हैं, उसमें से पूछता है आपको कि कौन सा मैक्सवेल इक्वेशन सही है, ठीक है। तो उसको आप जरूर याद रखें, उसका मैंने ट्रिक का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लें, जो मेरे चैनल पर नए हैं आप उसको जाकर देख सकते हैं। और जो पुराने हैं जो उस वीडियो को देख चुके उन्हें पता ही होगा कैसे निकाला जाता है। तो ये जो इक्वेशन, इससे आप हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो ऑप्शन सी को आप जरूर टिक करें, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। 88 कह रहा था फर्मी एनर्जी ऑफ ए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज इतना। फर्मी एनर्जी दी हुई है, इंटेंसिटी ऑफ सोडियम इज इतना, द नंबर ऑफ सच इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें, यह आएगा 2.54 × 10⁻28। अब देखिए तो कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एट रेट ऑफ दिस। एनर्जी डेंसिटी दी हुई है, ई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा T⁴ होता है। वैल्यू निकाल लीजिए, टेम्परेचर यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका आएगा जो हुआ है 1000 केल्विन। 90 क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। वर्क जो होता है कभी भी स्टेट फंक्शन नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, स्टेट फंक्शन है। वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, तो आप वर्क को टिक करें। अब देखिए 91 कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या क्या होता है, VMP √8 kT/πm होता है, याद होगा आपको, राइट। VRMS क्या होता है, ये इस तरह के इक्वेशन याद रखे रहिए आप, जरूर पूछे जाते हैं, 3 kT/m। और भी मोस्ट प्रोबेबल जो होगा, मोस्ट प्रोबेबल होगा आपका √2 kT/m, ठीक है। VRMS होगा √3 kT/m और भी मीन जो होगा वो √8 kT/m। तो मोस्ट प्रोबेबल पूछा तो ऑब्वियसली √2 इज लेस देन √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन √m² वेलोसिटी, ठीक है। द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी U एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज नोन एज। एंथैल्पी होता है, H होता है, H की वैल्यू क्या होती है, U + PV होता है, तो इसकी वैल्यू आप रखते हैं एंथैल्पी, ठीक है। अब देखिए आइगन वैल्यू पूछा हुआ है फॉलोइंग मैट्रिक्स का। अगर मैं ध्यान दूं तो 1 + 1 + 1 क्या होगा, आपका 3 होगा। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो ये सब 0 आएगा, ठीक है। कौन सा ऐसा है कि जिसका सम 3 आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो ये देखिए ये 5 आएगा रॉन्ग,
4 आएगा रॉन्ग, 3 आएगा राइट, और मल्टीप्लिकेशन करें 0 आएगा, तो ऑप्शन सी को आप टिक कर दें। ये देखिए ये इक्वेशन, ये फंक्शन दिया हुआ है, टेंसर ऑफ रैंक पूछा, ये रैंक होता है 3। 95 देखिए, द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये देखिए बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है, जनरलाइज फॉर्म है, इसको आप याद रखे रहे, ये जरूर पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन बी बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप टिक करें। 96 देखिए, द एंगल बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, ये दोनों 5 और 5 की वैल्यू दी हुई है, ये दिया हुआ है, पॉइंट दिए हुए, कैलकुलेट कर ले कॉस थीटा की वैल्यू जो आएगी 8/3√21, थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 8/3√21। कैलकुलेट कर रहे नहीं आएगा आप मुझे बताएं, जरूर मैं बताऊंगा आंसर। 97 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन इज सेटिस्फाइड बाय द हर्माइट पॉलिनोमियल HNX। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी 2x HNX इक्वल टू 2n HN-1x प्लस HN+1 इंटू x। आप देखिए पैक कैप रूल से लगा दें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से लगा दें, तो ये हो जाएगा डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर है, तो ऑप्शन सी आप इसको टिक कर लें, ये वैल्यू पूछा हुआ है। आप देखिए रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन पूछा हुआ है, एफ जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड एट पॉइंट जेड इक्वल टू 2। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कर ले, इसको आप पोल को 0 कर दे, तो ये आएगा जेड-2 राइट। अब जेड इक्वल टू 2 पे पूछा है, तो जेड-2 से जेड-2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका जेड+1 जेड, और लिमिट जेड इक्वल टू 2 कर दें, तो ये 2 + 1 3 और 3/2, तो 3/2 आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। देखिए द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल क्या है, तो जो जनरेटिंग फंक्शन होता है लीजेंडरी पॉलिनोमियल को अगर आप देखेंगे तो ये होता है, सेम चीज़ रहेगी, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 - 2xt + t² और -1/2, तो ऑप्शन डी को आप टिक करें। तो आई होप कि फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर इसको नीड स्टूडेंट को शेयर करें। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डिफरेंट जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो भी BHU एंट्रेंस से रिलेटेड होंगे, मैं उसका डिटेल आंसर दे दूँगा, और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन फ्रेंड जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, इस तरह की वीडियो आती रहेगी, और जो सोल्यूशन चल रहा है वो सोल्यूशन सीरीज चलता रहेगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट परेशान है कि आप सर सोल्यूशन नहीं डालें, सोल्यूशन पढ़ता रहेगा, आप उसके लिए परेशान ना रहें। आप बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि सर सोल्यूशन को कंप्लीट कराइए, सोल्यूशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि सारा का सारा सोल्यूशन जो है आपका एग्जाम से पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा। दूसरी बात है, मैं बहुत सारे ट्रिक बता दूंगा और एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, और इस तरह के जो मॉडल पेपर है, जैसे मैंने आज 100 क्वेश्चन का आपको आंसर दिया हुआ है, मैं डिटेल सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है कि इतने कम टाइम में मैं डिटेल सोल्यूशन नहीं दे पाऊँगा, अगर मैं डिटेल सोल्यूशन देने जाऊँ तो 3 से 4 आवर्स मुझे लग जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो जो भी आपको सोल्यूशन नहीं आ रहा है आप कमेंट करके बताएं, मैं उसको डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।